हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु के बारे में। जब वो नवमांश में आपके पहले घर से लेके 12वां घर तक रहता है तो कैसे रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, राहु आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पे हमारे लाइफ के डिज़ायर, हमारे वॉन्ट्स और हमारे डायरेक्शन को शो करता है, कहाँ पे हमारा झुकाव ज़्यादा होता है। क्योंकि जहाँ पे हमारा डिज़ायर होता है, जहाँ पे हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, वहीं पे हम ज़्यादातर हमारे लाइफ का फोकस डालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखिए, D1 में जब भी आता है राहु कौन से भी हाउस में रहता है, तो हमें पता होता है कि अच्छा, जो कि इस हाउस से रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा और हमेशा इससे रिलेटेड इसको हमेशा वांट्स एंड नीड्स रहेगी करके। उसको हमेशा उस चीज़ की स्कैरसिटी महसूस हो रही है, या मिल रहा होगा, जितना भी मिल रहा होगा उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट जब D9 में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नवमांश में आपके राहु को देखने के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो रियल मोटिव है लाइफ में, रियल आपकी जो आपको चाहिए लाइफ में, जो आपका रियल गोल है, उसे समझने के लिए आपको D9 के राहु को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको याद है, एक मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने रियल साइड ऑफ पर्सन करके वीडियो बनाया था, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सराहा भी था। जहाँ पे मैंने एक चार्ट डिस्कस किया था कि कैसे एक पर्सन जो है, बट वो सडनली कम्प्लीटली चेंज हो जाता है जब हम उसके चार्ट में डीपली जाके जब नवमांश देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो पर्सन रियल में क्या है और उसकी जो राहु की प्लेसमेंट है। तो राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे D9 में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हिडन डिज़ायर होता है आपका। यानी कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ, मुझे उसका D1 दिख रहा होगा, उसका D1 वाला राहु दिख रहा होगा, बट डीप इनसाइड उस पर्सन का मेरे से मिलने का मोटिव क्या है। एक नॉर्मल लाइफ में मैं बोल रहा हूँ, नॉट एन एस्ट्रोलॉजर में बोल रहा हूँ, मेरे से मिलने का उसका रियल मोटिव क्या है, वो हमें उसके D9 पे जाके पता चलेगा। इसीलिए D9 का राहु को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी देखिए, राहु जैसे मैं शुरू करता हूँ, एसेंडेंट में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ पर्सन में एम्बिशन होगा। बिना एम्बिशन का पर्सन नहीं होगा। पर्सन के कुछ बहुत आप कह सकते हो कि उसका ऐसा एम्बिशन होगा जहाँ पे वो अपने आप को कहीं और देख रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए, D1 में उसका देखिए राहु फॉर एन एग्जांपल 10th हाउस में होगा, तो हमें पता है कि वो किसी भी तरीके से अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहता होगा लाइफ में, या जहाँ पे भी वो है वहाँ से डिससेटिस्फाइड होगा करियर वाइज। बट D9 में जब आप जाओगे और राहु आप जैसे आप उसको फर्स्ट हाउस में पाओगे, सपोज टॉरस साइन में आप पाते हो, तो यहाँ पे पर्सन के बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स होंगे कि मेरे ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होंगे। बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड होगा। जैसे कि देखिए, एक वुमन है, अगर उसके चार्ट में ये आपको दिखता है कि टॉरस असेंडेंट है और राहु है, तो उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रहेगा कि वो एक सिक्योर पर्सन के साथ अपना मैरिज करे, यानी कि एक ऐसे इंसान के साथ उसकी मैरिज हो जहाँ पे उसको मेट्रिस्टिक्स प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा हो। वैसे ही जब टॉरस साइन आ जाता है तो आप हमेशा यूजुअली देखोगे कि आपको हमेशा एक सिक्योर, एक आप कह सकते हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा वेल एस्टाब्लिश्ड हो। तभी भी खास करके अरेंज मैरिज में देखा जाता है कि पर्सन हाँ बोलता है। जैसे अब ये मैं एक वुमन के व्यू से दे रहा हूँ, और वहीं पे राहु होता है तो पर्सन में ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है कि यार शादी करनी है तो अमीर बंदे से ही करनी है, मेरा ये मैटर क्लियर है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा जुपिटर ओरिएंटेड ना हो, जुपिटर अगर वो उसको ओवरकम नहीं कर रहा हो, आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में पाओगे कि आपको ये एक मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ। अगर राहु एसेंडेंट में है नवमांश में, और जैसे टॉरस साइन में है या इवन कैप्रिकॉन साइन में है, लैंड साइन में है, तो आप देखोगे कि आपके लिए करियर सबसे बड़ी चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत है, पोजीशन। खास करके राहु अगर कैप्रिकॉन में एसेंडेंट में, तो उनके लिए मैरिज में भी एक तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत चाहिए रिलेशनशिप में। या सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आप करियर के लिए शायद फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में इतने प्रोन नहीं थे या दिखाते नहीं थे, होंगे ज़रूर, क्या है मेरे करियर अच्छा होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। बट आप देखोगे कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में दिख रहा है लोगों को, अरे यार ये बहुत ज़्यादा करियर को लेके पागल हो रहा है, गलत हथकंडे अपना रहा है, पुश कर रहा है अपने आप को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है। ऑब्वियसली साइन टू साइन भी वेरी होता है। फॉर एन एग्जांपल सजिटेरियस साइन में यहाँ होता है तो पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स जाके
लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाता है, अलग अलग चीज़ें जो सीक्रेट डिज़ायर्स होते हैं वो करने लग जाता है। अर्ली 20s में नहीं दिखेंगे, बट 30s में, मिड 30s 40s में देखने लेंगे। जैसे उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता जाएगा, उसके जो हिडन एडवेंचर्स है उसको वो एक्सप्लोर करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। राहु अगेन जेमिनाइन साइन के असेंडेंट में आ जाता है, तो अगेन यहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर देखिए राहु सेकंड हाउस में हो, मैं सारे साइन को नहीं कवर कर सकता, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, बट अब जैसे मैं हाउस टू हाउस बोल रहा हूँ आपको, तो जैसे सेकंड हाउस में राहु आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए देखा गया है, खास करके मेन में देखा गया है जो फाइनेंशियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, कि वो एक बड़ा चंक ऑफ फाइनेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट डुबा सकते हैं लाइफ में। तो ये एक बहुत डेंजर पोजीशन है राहु के लिए, जो एज अ बिजनेसमैन अपने आप को देखना चाहते हैं, एज एन इन्वेस्टर अपने आप को स्टॉक मार्केट में देखना चाहते हैं। अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है, नवमांश में, तो लाइफ में कभी ना कभी आप फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा रिस्क लोगे। हो सकता है कि आप कहीं से बैंक से बड़ा लोन ले लोगे, अगर आपको अवेलेबल होगा। क्रेडिट कार्ड वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। और ये एक तो ये दुखद बात ये हो जाती है कि मिड 30s में, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। बट ऐसे पोजीशन में काफ़ी टाइम पे 20s में भी चीज़ें दिखाई देती है, राहु जब सेकंड हाउस में रहता है। तो राहु इन द सेकंड हाउस में अगर देखिए बैडली प्लेस्ड है, जैसे कि आप कह लीजिए कि ये कह लीजिए एरीज साइन में है, एरीज साइन में है सेकंड हाउस में, तो एक टाइम पे आपको ये दरिद्रता दिखा सकता है आपके मैरिड लाइफ में। तो ऐसे राहु से हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इवन अगर एरीज साइन में नहीं हो, कोई भी साइन में हो, आपको सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल चीज़ों पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई भी किसी भी तरीके से आप किसी भी फाइनेंस, मेरे को यहाँ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा लगता है कि पर्सन जब भी फाइनेंस वाली चीज़ों में कोई बड़ा रिस्क लेगा, उसको मैं यूजुअली 60-70% चांसेस है कि वो उसके लिए नेगेटिव ही होगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत चीज़ों को देखा जाए कि आप पार्टनरशिप में हो, या क्या आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो, फिर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ उस पर बार बार उसको रीड कीजिए, फिर ही आप कोई चीज़ को, खास करके तुला राशि में क्यों ना हो, साइन करने से पहले देखिए कि चीज़ें सही होगी कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राहु सेकंड हाउस में होने का, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और खुद की गलती की वजह से ही काफ़ी टाइम पे होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से आपका लॉस हो गया कि आप उस पर सर पे डाल दें, रिस्क की वजह से नहीं, काफ़ी टाइम पे आपकी वजह से ही वो गलती हो सकती है। अगेन यहाँ पे अगर चीज़ें सही नहीं है, रिलेशनशिप थ्रू वर्बली आप ख़राब कर सकते हो, खास करके अपने पार्टनर के साथ ही। खास करके मेल होगा तो अपने पार्टनर के साथ वर्बली चीज़ें ख़राब करोगे, अब्यूजिव होने लग जाओगे विदाउट रीज़न। अगर ज़रा भी कोई अच्छा प्लैनेट अगर राहु को नवमांश में एक्सपेक्ट या कंजंक्ट नहीं है, तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अगर देखिए राहु थर्ड हाउस में आ जाता है, आपके राहु थर्ड हाउस में आ जाता है, तो ये एक तरीके का अच्छा प्लेसमेंट है। क्योंकि जो चीज़ आप 20s में नहीं करना चाहते थे, या जैसे कि बिजनेस प्लानिंग हो, या तो कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप हमेशा सोचते थे कि यार मैं करूँगा, बट आप नहीं कर पाए थे, वो ये राहु आपको करने के लिए, या आप कह सकते हैं एक तरीके का करेज आप में आएगा कि आप करोगे। तो इस वजह से ये राहु अच्छा है। बहुत लोग होते हैं ना कि मिड 30s में सोचते बहुत हो गया, ये सेठ लोग की गुलामी, मुझे नहीं करनी सेठ लोग की गुलामी, मैं करूँगा तो अपना ही कुछ करूँगा। तो उनके लिए ये राहु अच्छा होता है, और काफ़ी टाइम पे राहु आपको रिस्क लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। तो इस वजह से थर्ड हाउस का राहु रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा होता है। खास करके आपको जब भी कोई पार्टनर या कंपेनियन मिलेगा, जैसे कि आप शादी कर रहे हो ना, आपकी शादी हो गई है, उसके बाद आपको एक तरीके का सिक्योरिटी मिलेगा जहाँ पे आप वो रिस्क ले सकते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम पे देखिए ये राहु को देखा गया है कि ये ऐसे पार्टनर को ही चूज़ करते हैं जो वर्किंग हो, वैसे ही पार्टनर को ये पर्सन चूज़ करे ताकि वो रिस्क ले सके। या बहुत टाइम पे कार्मिकली उनको वर्किंग पार्टनर ही मिल जाता है, जिससे कि वो लाइफ में बड़ा रिस्क ले सके। बट ये कभी भी अकेले में वो रिस्क नहीं लेंगे, मतलब कि सिंगल होंगे तो शायद वो रिस्क कभी नहीं लेंगे। बट वो रिस्क यूजुअली देखा जाता है कि मिड 30s में लेते हैं या आफ्टर मैरिज लेते हैं। यानी कि अगर आप 30 साल की उम्र में आपकी शादी होगी है तो उसके बाद ले रहे हो, या तो फिर आप सिंगल भी हो तो मिड 30s में आप रिस्क अपने से तो कुछ लोगे ही लोगे जो आप करना चाहते थे।
वो आप देखोगे कि आप कर रहे हो। तो एक तरीके से ये प्लेसमेंट ऑफ राहु अच्छा है, बट इसमें अगेन ये है कि फुलिश रिस्क लेना भी काफ़ी टाइम पे नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पे देखा गया है कि राहु जब जुपिटर के साथ रहता है तो कभी ना कभी थ्रू सिबलिंग्स आपके नाम खराब होने के चांसेस बनते हैं। मतलब कि सिबलिंग्स ने आपकी बुराई कर दिया, सिबलिंग्स के थ्रू या आपके नेबर के थ्रू या किसी रिलेटिव्स के थ्रू आपके नाम खराब होने के चांसेस बन जाती है। एक आपका बहुत अच्छा इमेज था सोसाइटी में, बट ऐसे कंजंक्शन की वजह से, खास करके जुपिटर कंजंक्शन की वजह से ये देखने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखो अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग भाव रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा जुपिटर में दिख रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, मून के साथ होता है तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपका अपने आप से ही काफ़ी टाइम पे क्वेश्चनिंग हो जाता है लाइफ में, और इवन मदर के साइड से भी कभी कभी आपको कम फिर सपोर्ट मिलने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं, अगर आपके मदर के साइड आपको हमेशा एक सपोर्ट रहा होता है। अब अगर देखिए राहु आपके 4th हाउस में आ जाता है तो ये एक तरीके का अच्छा प्लेसमेंट भी है, बट ये प्लेसमेंट देखिए अगेन मैं कहूँगा कि प्लेसमेंट मुझे पसंद नहीं है इन जनरल प्रोस्पेक्ट, इन रिलेशन प्रोस्पेक्ट, बट इन मेट्रिक्स प्रोस्पेक्ट ये काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब है कि जो आदमी, आप देखो कुछ पर्सन होता है, आप देखोगे कि मिड 20s अर्ली 30s में ज़्यादा कुछ नहीं है, रेंट पे रह रहा है, छोटा सा घर है उसका, बट आप सडनली उसको और 40s में मिलो, उसके पास शायद एक मैंशन होगा, या उसने वो जो रह रहा था उससे काफ़ी बेटर उसने अपना लिविंग स्टैंडर्ड कर दिया है। ये तो मैं हाइपर वे में बोल रहा हूँ कि मेंशन, बट उसने उस जो सिचुएशन है उससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खड़ा कर दिया है। तो ये यूजुअली 4th हाउस के राहु से देखने मिलता है कि ये करता है राहु। अब हो सकता है कि उसने ऐसी कोई लड़की से शादी कर ली हो जिसने उसको फाइनेंशियल किक दे दिया, या तो फिर किसी लड़के से लड़की ने शादी कर लिया जिसने उसको ये आप कहते हैं ना एक तरीके का लैविश ज़िंदगी दे दिया। बट ये जो प्लेसमेंट है राहु का, यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि 64th नवांश भी हो जाता है, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो प्लेसमेंट ऑफ राहु है ये आपको लॉयल्टी इशूज़ दे सकता है। भले ही आप लॉयल हो, आपका पार्टनर किसी ना किसी तरीके से आप पे एक शक करेगा ही। अब ऑब्वियसली कौन से साइन में कंजंक्ट है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बट यूजुअली मैंने देखा है जहाँ पे जेमिनाइन साइन में 4th हाउस में राहु है या तुला राशि में 4th हाउस में राहु है, वहाँ पे 60% टाइम मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए हैं। तो देखिए जो चार्ट रीडिंग होती है, जो मैं चार्ट्स देखता हूँ उसके हिसाब से ही आपको मैं चीज़ें बता दूँ, बिकॉज मेरी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी रिसर्च बेस्ड होती है। और ऑब्वियसली मेलिफिक प्लैनेट्स को 64 नवमांश में अच्छा नहीं कहा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नवमांश जो होता है वो एक तरीके का जितना प्योर रहेगा उतना आपका जो बोलते हैं ना दाम्पत्य जीवन, आपका जो मैरिड लाइफ वो अच्छा रहता है। बट यहाँ पे ये है कि हो सकता है मेटरिस्टिकली आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज देता ही है राहु, काफ़ी टाइम ज़्यादा देता है यहाँ पे, जो कि बार बार चार्ट रीडिंग में मैं देखता हूँ और ये होता भी मोस्ट केसेस में देखा गया है। अगर अब मैं बात करूँ राहु इन द 5th हाउस, तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनको अर्ली 20s में आप कह लीजिए कि बहुत कुछ करना होता था कि लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेरे लाइफ में मुझे ये चाहिए वो, बट आप कुछ नहीं कर पाए। बट अब आप देखोगे कि आप ज़्यादा पार्टीज करते हो, ज़्यादा एंजॉय करते हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हो सकता था कि आप एक गुजराती हो तो गुजराती फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे, बट आप देखोगे टाइम पीरियड के बाद आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है। कोई साउथ इंडियन आपका फ्रेंड है, कोई नॉर्थ इंडियन आपका फ्रेंड है, कोई बंगाली आपका फ्रेंड है, कोई आसामी आपका फ्रेंड है, कोई आप कह सकते हो कि ना नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट का आपका फ्रेंड बन जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, अनकन्वेंशनल फ्रेंडशिप, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। मतलब कि आपको कोई ऐसा दोस्त मिलेगा अपनी लाइफ में जो आपका बहुत अच्छा कंपेनियन होगा, बट वो आपका पार्टनर नहीं होगा। ये काफ़ी टाइम पे इस प्लेसमेंट ऑफ राहु से देखा गया है। ये जो राहु है ये अगेन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लाता है। ये राहु आपको आप कह सकते हो एक तरीके से रिस्की बिजनेस, गैम्बलिंग, फैंटेसी गेम्स ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लाता है। हाँ, और ये है कि अगर ये अच्छा प्लेसमेंट मतलब कि अच्छे हाउसेस में हुआ, अच्छी चीज़ें होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। तो अब मैंने कह दिया तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। ऑब्वियसली चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, चार्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो जानना भी
बहुत ज़रूरी होता है। बट ये राहु इन ए वे काफ़ी अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ाता है आपका, एक तरीके से हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ाता है, अदर लैंग्वेजेस, अदर फॉर्म ऑफ सोसाइटी में इंटरेस्ट बढ़ाता है आपका, और लोगों के बारे में आपको जानने का मन होता है, अपने आप मेरे पूर्वज कौन थे, मैं कौन था, ये सारी चीज़ों को आप हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हो। और बहुत चीज़ें ये होती है कि आप में इनबिल्ड होती है काफ़ी टाइम पे, बहुत लोग में ये यंग एज में ही दिखने लग जाता है ये सारी चीज़ों में रुचि होना। काफ़ी लैंग्वेजेस बोलने वाले पर्सन बनते हैं ऐसे प्लेसमेंट से। अब अगर 6th हाउस में राहु है आपके नवमांश में, तो देखिए ये ना हमेशा एक जो मैरिज है, जो हमेशा मैरिज है उसको एक आप कह सकते हो ना कि गर्म तवे पे रखेगा। क्योंकि मैरिज में कुछ ना कुछ आता रहेगा, एक एक तरीके का इनसिक्योरिटी आता रहेगा कि ये हो गया, कभी कभी फाइनेंशियल हो गया, कभी कभी हेल्थ इश्यूज हो गए, तो ये काफ़ी टाइम पे देखा गया। बट ये राहु वैसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो कि वर्क फ्रंट पे ही अच्छा है। बट इन नॉर्मल आप नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ को देखोगे कि आप हमेशा मैरिज अच्छी भी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, बट हमेशा एक इनसिक्योरिटी है मैरिज में, हमेशा एक हलचल है मैरिज में, हमेशा एक आप कहते हो ना कि एक अजीब सी वरीड फीलिंग हमेशा आपके अंदर रहती है इस चीज़ को लेके। अगर आप मैरिड भी नहीं हो, सिंगल भी हो, आप ये चीज़ देखो कि अलग सी वरीनेस रहती है, फ्यूचर को लेकर हमेशा से एक अजीब सा टेंशन लगा रहेगा आपको, क्या सही चल रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, ऑफिस का तो काम सही से रहेगा कि नहीं, अजीब सा ये एक माइंडसेट आपको होता है। बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखी गई है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे वर्गो साइन है फॉर एन एग्जांपल, और राहु यहाँ पे है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया कि पर्सन ज़्यादा अडॉप्ट करता है अपनी लाइफ में, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है उसका कुछ स्टेप रिलेशन बने। अब ऑब्वियसली कुंडली में क्या हो रहा है उसी कुंडली में जानना ज़रूरी है, कौन सा प्लैनेट क्या हो रहा है जानना ज़रूरी है। हो सकता है आपका स्टेप ब्रदर हो जाए या कोई स्टेप रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत ध्यान रखिए। राहु जब भी, हाँ ये तो मैंने 6th हाउस का बोला, बट अगर वर्गो साइन में ही रहता है कहीं पे भी नवमांश में, तो स्टेप रिलेटेड कुछ होने के चांसेस बनते हैं। ये रेयर होता है बट होने के चांसेस बनते हैं। ऑब्वियसली उसे प्लैनेट क्या इन्वॉल्व है क्या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो वर्गो राहु हमेशा याद रखिए ये चीज़ को। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम पता चलता है, अरे यार ये मेरी स्टेप मदर थी, मुझे नहीं पता था, मैं इसे अपना माँ समझ रहा था। या तो फिर ऐसा हो जाता है कि आप काफ़ी टाइम पे सोचते हैं ना कि ये मेरा भाई जो है वो, जो भी आप समझिए। तो ऐसे काफ़ी टाइम पे होता है, बट इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि आपका राहु वर्गो में है तो आप ऐसा सोचने लग जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बोला। बट 6th हाउस में रहता है तो कहीं ना कहीं एडोप्टेशन और ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए आप बोलोगे यार अगर D1 में भी है तो आप यही सेम चीज़ बोलोगे, नहीं, ये आपके आप जैसे मैच्योर हो गए ना तब आप में ये चीज़ आएगी। D1 में हो सकता है आपने सोचा हो, बट यहाँ पे आपको करोगे, ऐसा होता है क्योंकि आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं वो था कि यार मुझे ऐसा करना था करके। राहु इन द 7th हाउस इन नवांशा, अगेन मैरिज में फन चाहिए, मज़ा चाहिए, अदरवाइज मैरिज में मज़ा नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा पार्टनर मिला है बहुत ज़्यादा सैटर्न ओरिएंटेड है या बहुत ज़्यादा जुपिटर ओरिएंटेड है, आपको बहुत ज़्यादा उस मैरिज में बोरियत महसूस होगी। अब सैटर्न ओरिएंटेड या जुपिटर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि उसका, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अनुराधा में मून हो आपके पार्टनर का, पुष्या में मून हो, या जुपिटर से रिलेटेड नक्षत्र में मून हो, और राहु आपके 7th हाउस में, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या मैरिज है, ऐसा थोड़ी मुझे मैरिज चलाना है। मेरे को मैरिज में तो फ्लैम्बॉयंस चाहिए, मेरे हिसाब से मैरिज में मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे घूमने जाना है, एंजॉय करना है, बट वो मैरिज में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगेन राहु का देखिए 2-3 पॉइंट है सबसे ज़्यादा जो कि नवमांश में देखा जाता है। उसमें से एक ये लॉयल्टी वाला जो इशू है वो 7th हाउस ऑफ राहु भी होता है। अगर इसमें जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाए या नवमांश में सैटर्न एक्सॉल्ट होकर इस राहु को देख ले तब तो ठीक है। अदरवाइज देखिए 4th हाउस का राहु, तुला राशि का राहु, आपका जेमिनाइन साइन का राहु, आपका 7th हाउस का राहु, ये लॉयल्टी इशू देता ही है। पर्सन में बहुत प्रॉम्प्टनेस आती है कहीं ना कहीं कि मैं बाहर जाऊं, और काफ़ी टाइम पे ये होता ही है क्योंकि ये आपका अंदर की आत्मा वाली चीज़ हो जाती है जहाँ पे
D9 हम बोलते हैं ना, जो रियल साइड ऑफ पर्सन क्या है, तो वो यही होता है कि ना कि मैं अलग चीज़ें देखूं, अलग चीज़ें करूं, सीक्रेटली रिलेशनशिप में रहो। बहुत लोग जो लिव इन में होते हैं उनके कुंडली में मैंने देखा है कि 9th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है नवमांश में। अगर हम राहु का 8th हाउस में बात करें नवमांश में, तो यहाँ पे देखा गया है कि ऑकल्ट साइंस, आप कह सकते हो एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी, एक तरीके से तंत्र मंत्रास में आपका एक बिलीफ सिस्टम आएगा। हो सकता है कि आप एक एथिस्ट थे, बट यहाँ पे भी आप ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, बट आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि जहाँ पे मैं तंत्र मंत्रास के बारे में जानूँ, हिडन विद्यास के बारे में जानूँ, ठीक है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा क्या बोलता है, मनुस्मृति क्या बोलती है, ये सारी चीज़ों को जानने का एक तरीके से आप में इच्छा जानने लगेगा काफ़ी टाइम पे। और अगर राहु देखिए यहाँ पे, अगर उसकी प्लेसमेंट ऐसी है जहाँ पे इवन आप कह दो कि जुपिटर के साथ है फॉर एन एग्जांपल, आप देखोगे कि पर्सन को दूसरे दूसरे धर्म, दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड चीज़ों के बारे में उसको हमेशा वो रिसर्च ओरिएंटेड गेन्स करने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा। और यहाँ पे राहु देखा गया है कि काफ़ी टाइम पे, बहुत टाइम पीरियड में ये एक ऐसा प्लेसमेंट होता है जहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं वो अकेला रहना भी चाहता है। बट अगर ये मरकुरी के कंजंक्ट है या फिर मरकुरी से रिलेशन बना रहा है किसी भी तरीके से, तो ये एक स्कैमर को भी शो करता है। हो सकता है कि वो डे में कुछ और दिखता हो बट वो रात में स्कैमिंग करता हो, वो रात में हैकर हो। अगर उसकी कुंडली में मरकुरी केतु है या वो एक तरीके से आईटी फील्ड में है, तो कभी भी राहु को देखिए, उसके 8th हाउस को देखिए नवमांश में, वो पता चल जाएगा कि वो स्कैमर है कि हैकर है। आपको चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ अब देखो, अगर आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे राहु की ज़रूरत है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, मूवी इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसे लोग देखा जाता है कि वो फोर्स ही कर लेते हैं कौन सा स्टॉक क्या हो सकता है, ट्रेडिंग में कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। एंड ऐसे एक्टर जो बहुत टाइम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को एक रोल के लिए, तो वैसी चीज़ों को भी इस 8th हाउस के राहु ऑफ नवमांश से आप देख सकते हो। अगर आप देखिए राहु आपका 9th हाउस में आ जाता है, तो 9th हाउस का राहु इन नवमांश कहते हैं कि एक तरीके से ये जैकपॉट भी हो सकता है लाइफ में, या तो फिर सडन आपका जो एक था ना, एक आपका एक समाज में था कि आई एम समथिंग, उसमें से आपका डाउन होने का भी चांस हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये राहु अगर टॉरस वाला है आपके 9th हाउस में, दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर ये कैप्रिकॉर्न साइन में है तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोई भी साइन में, इवन जुपिटर के हाउस में भी अगर ये राहु है, जैसे कि पाइसेस साइन में है, बट पाइसेस साइन का राहु को देखा गया कि वो आध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन कर देता है, एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। बट राहु जो पाइसेस साइन वाला होता है 9th हाउस में, ये हमेशा टाइम से आगे होते हैं। इस वजह से काफ़ी टाइम पे इनको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जैसे कि देखिए, आपका एक नेचर होगा, बट आप मेरे से बात कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को बता रहे हो मुझे, बट मैं अगर आपके उस पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको पागल समझूंगा। बट हाँ, हम दोनों का इंटरेस्ट सही है तो मैं आपको एक जीनियस समझूंगा। वही कुछ होता है राहु इन पाइसेस इन द 9th हाउस में लोगों के साथ यूजुअली देखा गया है। तो मुझे पसंद है राहु इन 9th हाउस ऑफ नवमांश, जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिकली हाई हो जाता है अपने विचारों को लेके। और बट ये अगर जैसे एरीज साइन है तो ये अच्छा नहीं है। मार्स स्कॉर्पियन साइन है तो अगेन चीटिंग पॉसिबिलिटीज दे देता है काफ़ी टाइम पे, चीटिंग टेंडेंसी दे देता है पर्सन को काफ़ी टाइम पे, और लाइफ में गलत डिसीजन लेने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि रॉन्ग टाइम में मैरिज करता है पर्सन, रॉन्ग टाइम पे मैरिज कर देता, मतलब किसी ने उसको एक रिश्ता ला के दिया और वो हाँ बोल देता है वहाँ पे, और फिर वो रिलेशन अच्छा नहीं चलता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई है। बट ओवरऑल ये राहु का प्लेसमेंट बहुत कुछ कंजंक्शन इन द 9th हाउस, और जैसे वीनस भी अगर कंजंक्ट होता है राहु के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बट यहाँ पे हाउस साइंस सारा कुछ देखना पड़ता है, तब आप निष्कर्ष होकर बोलोगे हाँ ये वाली चीज़ें होगी इस पर्सन के साथ, अच्छा या बुरा जो भी है। अब अगर राहु देखिए 10th हाउस में आ जाता है तो करियर वाइज सेटिस्फैक्शन नहीं होता सेकंड फेज ऑफ लाइफ में। हो सकता है कि आप है ना एक 30s में ऐसे पर्सन बन के जी रहे थे जहाँ पे आपको ऐसा लगता था यार मैं इतना कमा रहा हूँ ना, सही है, सही है, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। बट जैसे 30s में आप चले जाते हो, मैरिज हो जाती है, फिर आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है, यार
इतने पैसे से तो गुजारा नहीं होगा, मुझे करियर वाइज कुछ करना पड़ेगा। देन आप में प्रॉम्प्टनेस आती है, यार अपने से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं शॉर्टकट अपना सकता हूँ। तो करियर सेटिस्फेक्शन नहीं देता, जो कि काफ़ी टाइम पे करियर प्रोग्रेस का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाता है, क्योंकि अगर आप जैसे सेटिस्फाइड हो गए तो आपका ग्रोथ नहीं होता है। बट करियर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है आपको, तो आपके ग्रोथ होने के चांसेस बनते हैं। और जैसे कोई महादशा आ जाए या तो फिर किसी तरीके का ट्रांजिट आपकी कुंडली में हो, जहाँ पे आपके कुछ ड्रीम्स या जो चीज़ें थी जहाँ पे आप उसको ना एक्सेलरेट कर सकते थे, तो वहाँ पे फटाक से ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पे एक्टिंग टैलेंट पर्सन में होता है, कोई क्रिएटिव फील्ड का हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जहाँ पे आप सामने आओ। देखो यूजुअली किसी का नवमांश में राहु 10th हाउस में होता है, तो मैं यूजुअली कहता हूँ अगर आप इंडिविजुअल हो, आप अपने से कुछ करते हो, तो हमेशा आगे आने की कोशिश कीजिए। मतलब कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूट्यूब हुआ, अब अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट बनिए। जैसे कि देखिए जो पतंजलि में जैसे जो रामदेव बाबा थे, वो अपने प्रोडक्ट के खुद ही मॉडल, एक तरीके से उनको मॉडल्स की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से आपका जो काम होता है ना, उसके लिए खुद एक फेज़ बनिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड ये यहाँ पे ये भी देखा गया है कि राहु इन द 9th हाउस एंड इवन इन द 10th हाउस फादर के साथ मिड मिड लाइफ में किसी ना किसी बात पे वाद विवाद हो सकते हैं और रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। काफ़ी टाइम पे देखा गया कि आप फादर के साथ जैसे कोई बिजनेस है जहाँ फादर के साथ आप इन्वॉल्व थे, बट शायद आप अपना कुछ परस्यू करने के लिए शायद छोड़ दोगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। अब राहु इन द 11th हाउस नवमांश में देखा गया है कि यूजुअली आप अपने आप से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करोगे, आपको ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहिए, बट आपको मैरिज से ही बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ पे अगेन जो डिज़ायर वाला पॉइंट है 11th हाउस ऑफ राहु, ये अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो और आपको ऐसा लगता है ना कि मैं खुद ही करूँगा वो सारी चीज़ें, तब ये बहुत अच्छा है। बट अगर आप अपने पार्टनर से एक्सेप्ट करने लग गए कि यार ये भी मेरे लिए करे, मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तब यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए राहु का 9th हाउस 7th हाउस में होगा ही, क्योंकि 11th हाउस में है राहु, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आप अपनी ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल हो, कैसी आपकी अर्निंग है, कैसे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि टाइम टू टाइम ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो सारा इम्पैक्ट आपके मैरिज में करेगा। तो ये वाले राहु से बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाए। जैसे ही थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, आपका ग्राफ नीचे गिरा, वो मैरिज पे इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा है कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट हो गया 11th हाउस में, तो आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होगा चीज़ों को लेके। अब कैसे डिमांड है, देखिए किसी का इमोशनल होता है, किसी का ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक होता है, तो प्लैनेट टू प्लैनेट वही करता है। और किसी ना किसी का आध्यात्मिक भी होता है कि यार मेरे जैसा सोच रखो, मेरे जैसे विचारों को रखो, ये सारी चीज़ें भी रहती है। अब अगर राहु 12th हाउस में चला जाए, तो यहाँ पे देखा जाता है कि पर्सन थोड़ा हिडन हो जाता है। और यहाँ पे खास करके अगेन टॉरस साइन, जमिनाइन, तुला राशि पर्सन रिलेशन बनाता ही है। अब जितना भी कह लो 60 to 70% टाइम रिलेशन बनाता ही है। अगर रिलेशन नहीं बनाता है तो कैजुअल रिलेशन वो रखता ही है, या तो फिर जो हम कहते हैं एस्कॉर्ट वाली जो चीज़ें होती है उसमें भी इन्वॉल्व होता ही है। अनटिल एंड अनलेस उसकी कुंडली में मैरिज का योग नहीं है, वुमन से रिलेटेड चीज़ें उसकी कुंडली में नहीं है, जहाँ पे वीनस हम कहते हैं ना कि मृत अवस्था में है, ये पर्सन डायरेक्टली अपोजिट करेगा, जहाँ पे वो एक तरीके का सेलिब्रेसी फॉलो कर रहा होगा। बट अगर वीनस है, एक्टिव है, मैरिड हो, सारी चीज़ें सही चल रही है, तो आप देखोगे कि एक टाइम, एक लाइफ आपका यहाँ आएगा जहाँ पे यू आर नॉट लॉयल और यू मे बी। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके बहुत सारा पार्टनर्स रहेंगे बिफोर मैरिज, अगर ऐसा नहीं है आप मिड 20s में शादी कर रहे हो, अब देखोगे कि आपका इशू विद मल्टीपल पार्टनर्स के होने के चांसेस बनते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, देखो राहु को आपको नवमांश में देखना पड़ेगा कि उसका क्या है, क्योंकि नवमांश का सार क्या है आपका, आप रियल आप क्या हो, आप रिलेशनशिप में कैसे हो, और आप एज अ करियर हो गया हो, या तो ज़िंदगी को आप किस तरीके से देखते हो। तो राहु का 12th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस,
हाँ, ये 3 हाउसेस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 हाउस बहुत राहु के लिए, वो हम कहते हैं ना कि हिडनली चीज़ें करने का। और जेमिनी तुला राशि, ऑब्वियसली दूसरे हाउसेस में होता है, स्कॉर्पियन साइन में भी होता है लॉयल्टी वाला इशू, बट ये हाउसेस को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, इसमें गुड चीज़ें भी बहुत सारी होती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा वोकल होता है, बहुत ज़्यादा पुशी हो जाता है, और फेम जिसको होता है ना कि मुझे फेम एंड नेम चाहिए, वो भी यही प्लेसमेंट ऑफ राहु देता है। बट ओवर एंड ऑल यही था मुझे राहु इन नंबर्स कहने का। ज़्यादा मैंने नहीं बताया है क्योंकि कंजंक्शन, एस्पेक्ट, साइन, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ डिटरमिन करती है राहु का, क्योंकि राहु का अपना कोई बेस नहीं होता है, उसको जो मिलता है उस हिसाब से वो परफॉर्म करता है। तो ये एक बहुत जनरल था। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइए कि नवमांश में अगला प्लेनेट कौन सा आप देखना चाहते हो, और अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं, आप ऐसे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।